हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को आपके बल तथा गति के नियम से संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उसी को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा। इसमें दोस्तों मैंने टोटल 3 क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन क्वेश्चनों का सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमने न्यूमेरिकल लिया है वो आपके बल तथा गति के नियम से संबंधित है। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो बल तथा गति के नियम से परिचित हो चुके होंगे, यानी उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तभी दोस्तों ऐसे न्यूमेरिकल को बच्चे बना सकते हैं। अगर जो बच्चे अभी तक बल तथा गति के नियम वाले जो चैप्टर है उससे परिचित नहीं है तो आप लोग सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल से उसे करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, समझ सकते हैं, किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, यानी जो आवश्यक बल का जो परिमाण होगा वो कितना होगा वही बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है, दिया गया है, और आप सभी जानते हैं कि जो बल होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं गेंद का द्रव्यमान, और नहीं तो दोस्तों क्या कर सकते हैं कि आप शॉर्ट में ही डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर m बराबर क्या लिख सकते हैं ओनली फॉर तो 6 किलोग्राम, और उसके बाद आपका हो जाएगा तथा यहाँ पर दोस्तों कौन तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, a मान लेंगे ना, ये आपका हो जाएगा त्वरण। तो त्वरण को हम लोग a बराबर लिख लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि बल के सूत्र से है क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, तो F बराबर m कितना है 6 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 किलोग्राम गुना a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा a बराबर 6 चौके 24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो हो सकता है ऐसे, इसलिए F बराबर ओनली फॉर 24 न्यूटन। यानी कि आपको पता है कि बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम और मीटर मतलब किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग यही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 6 किलोग्राम वाले गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक बल का जो परिमाण होना चाहिए वो होना चाहिए 24 न्यूटन। ये आपका पहला बन गया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ये दोस्तों बहुत सिंपल है, आप खुद क्वेश्चन से समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को द्रव्यमान और त्वरण की सहायता से आपने क्या किया, उसका जो आंसर है यानी जो बल का परिमाण है उसे आपने ज्ञात कर लिया, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें भी द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है, और आप द्रव्यमान और त्वरण की सहायता से बल का परिमाण निकाल लेंगे। जब दोनों वस्तुओं का अलग अलग बल निकल कर आएगा तो उन बलों में देखेंगे कि किसका बल अधिक है। जिसका बल अधिक होगा तो बोलेंगे इस द्रव्यमान का बल अधिक है या फिर इस द्रव्यमान का बल अधिक है। तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, तो दिया गया है मान के चलते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में, तो मान के चलते हैं यहाँ पर कि आपका जो m1 है वो है कितना, तो 2 किलोग्राम। m1 मतलब पहली वस्तु का द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 kg। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये बात त्वरण लिख लेंगे। तो त्वरण दोस्तों आपका हो जाएगा a1, यानी पहला वस्तु का जो त्वरण है वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम लोग m2 लिख लेते हैं, m2 यानी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम, तो यहाँ पर 4 किलोग्राम,
और उसके बाद उसी यानी 4 किलोग्राम वाली वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो हमें ज्ञात करना है बल का परिमाण, देखना है किसका ज़्यादा है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर चूँकि बल के सूत्र से तो आप दो वस्तुओं का बल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सिंपली रूप से यहाँ पर लिख लेंगे F1, यहाँ पर F1 लिख लेंगे। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण ना, डायरेक्ट बना रहे हम, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो और जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, F1 बराबर M1 गुणे A1 इस तरीके से। और अगर ऊपर ना दिखे मतलब नीचे अगर ना दिखे तो इधर भी बना सकते हैं आप। तो हो जाएगा F1 बराबर M1 कितना है, देखिए तो M1 दिया है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 kg गुना A1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 दूनी के 10 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या कहलाता है, आपका न्यूटन कहलाता है। तो 2 5 10 न्यूटन। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार मतलब जो हमारा F2 है उसके लिए। तो F2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर M2 गुना A2। तो दोस्तों M2 और A2 आपका आ चुका। तो F2 बराबर M2 दिया हुआ है कितना 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 किलोग्राम। और जो त्वरण है वो कितना है भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इसलिए F2 का जो मान आएगा 4 दूनी के 8 न्यूटन। बस ऐसे क्या करेंगे उतार लेंगे। तो लिख लेंगे अतः ऐसे। अतः अब आप ही बताना बाबू कि इसमें किसका मतलब बल अधिक है, 2 किलोग्राम वाली वस्तु का या 4 किलोग्राम वाली वस्तु का। तो देख सकते हैं 2 किलोग्राम वाली वस्तु का जो बल है वो आया है 10 न्यूटन और 4 किलोग्राम वाली वस्तु का जो बल है वो आया है 8 न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 10 न्यूटन ग्रेटर देन किसके हो जाएगा दोस्तों 8 न्यूटन के, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, देखिए नीचे तो जगह नहीं है तो लिखिएगा ना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग अपने से। चूँकि 10 न्यूटन किसका है 2 किलोग्राम। तो लिखेंगे चूँकि 2 किलोग्राम वाली वस्तु के बल का परिमाण अधिक है, बस हो गया। और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका दोनों बन गया, दुगो बन गया दोस्तों। चलते हैं 3 नंबर पर, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। इसमें क्या बताया जा रहा है समझना आप लोग। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु पर 1.2 सेकंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर पर सेकंड से 4.2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अभी बाद में हम देखेंगे, उसके बाद जो होगा ना उसके बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना दिया हुआ है सबसे पहले उस पर हम लोग विचार करते हैं। क्या दिया है देखो, बताया जा रहा है किसी वस्तु पर 1.2 सेकंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर पर सेकंड से 4.2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। देखिए कोई वस्तु है वो गतिशील है, ठीक, यानी वो अपने गति में है। और वो जो गति में है तो उसकी जो गति होगी वो एक समान होगी, यानी वो एक समान गति के साथ क्या है वो गतिशील है। और आप क्या करते हैं कि उस पर आप बाहरी असंतुलित बल आरोपित करते हैं। जब आप उस पर बाहरी असंतुलित बल आरोपित करते हैं तो जिस समय आप आरोपित करते हैं तो उसमें समय लगेगा, यानी जब आप आरोपित करते हैं तो किसी न किसी समय पर आप आरोपित कीजिएगा। तब मान के चलते हैं कि आपने जो बल आरोपित किया है वो किया है 1.2 सेकंड के लिए, यानी 1.2 सेकंड के लिए आपने क्या किया है उस वस्तु पर आपने बल आरोपित किया है। और उतने समय के लिए जो वस्तु का वेग है वो क्या हुआ है कि 1.8 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर वो हो गया है 4.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी इसका जो वेग है वो बदल चुका। तो अब दोस्तों बताना है आपको, फिर यह बोला है बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए लगाया गया, 2 सेकंड में चाल में परिवर्तन कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिया क्या चाहिए सबसे पहले ये देखो। देखिए दोस्तों अगर वस्तु
1.8 मीटर पर सेकंड से अगर वो गतिशील है तो इसका मतलब ये हुआ कि बल लगाने से पहले वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है 1.8 मीटर पर सेकंड, जब उस पर बल आरोपित नहीं किया गया है। तो उस स्थिति में इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों आप लोग सिंपल से यहाँ पर लिख देना, दिया गया है E1 बराबर, यानी प्रारंभिक वेग बराबर हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद जो t है वो कितना दिया है, आप यहाँ पर t लिख सकते हैं। तो t बराबर 1.2 सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं हम लोग तथा यानी कि अंतिम वेग। तो अंतिम वेग मान के चलते हैं v बराबर कितना हो जा रहा है बदल के, जब उस पर बल आरोपित कर रहे हैं तो 4.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप लोग क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। देखिए ऐसे ही क्या करना है, हमको निकालना है। तो देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लो। आपके पास अंतिम वेग दिया हुआ है और उसके बाद देखो E1 हटा दो, सबसे पहले छोड़ दो उधर E1 को। अंतिम वेग दिया हुआ है और फिर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं बल को, नहीं त्वरण को निकाल सकते हैं, क्योंकि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो 2 सेकंड में चाल में परिवर्तन कितना होगा, तो सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल रूप से क्या, A बराबर आपको पता है होता है अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा होता है समय। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ आपका अंतिम वेग वहाँ पर मान रखेंगे। तो अंतिम वेग है 4.2, तो यहाँ लिखेंगे 4.2 और माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 1.8, तो लिखेंगे 1.8 और उसके बाद जो समय है वो समय कितना है 1.2, तो लिखेंगे 1.2। और त्वरण कैसी मात्रक कितना होता है, तो त्वरण कैसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ओनली फॉर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूल जाओ किसका भी कुछ मात्रक था, भूल जाओ किसका भी कुछ मात्रक था। अब ये देखो कि आपने राशि कौन लिया है, तो ए त्वरण, तो ये देखो कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस उसी को आप लोग लिख दो। अब उसमें काट कूट खींच मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, 4.2 और फिर यहाँ पर दिया है 1.8, दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। तो घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, 3 में से गया 2, यानी कि आएगा 2.4। तो लिखेंगे 2.4 आप बटा में 1.2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो मान होगा कटा देंगे तो 12 दूनी 24, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, मतलब दशमलव भी खत्म। तो आ जाएगा ओनली फॉर 2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो त्वरण है वो निकल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या किए, लिख लिए, देख सकते हैं हमने लिखा है चूंकि बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए उस वस्तु पर लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा माइंड से समझिएगा। जब आपने इस वस्तु पर बल आरोपित किया था तो उस समय यानी प्रारंभिक समय में जो वस्तु का वेग था वो कितना था 1.8 मीटर पर सेकंड। यानी आपके बल लगाने से पहले जो वस्तु थी वो अपने 1.8 मीटर पर सेकंड के वेग से वो क्या थी, गतिमान थी। जब आप इस वस्तु पर बल लगाए तो उस स्थिति में जो वस्तु का जो वेग है प्रारंभिक वो दोस्तों कितना मिला था आपको, वो मिला था 1.8 मीटर पर सेकंड। क्यों ये प्रारंभिक वेग आपको मिला, क्योंकि आपने बल लगाने से पहले इस वेग का दोस्तों क्या किया था, आपने गणना किया था। देखिए किसी वस्तु पर बल लगाने से पहले जो उस वस्तु का वेग होता है वही उस वस्तु के प्रारंभिक वेग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जब आप इस वस्तु पर जब आपने बल नहीं लगाया था तो उस स्थिति में इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वो था 1.8 मीटर पर सेकंड। जब आपने इस पर बल लगा दिया तो इसका जो वेग है वो चेंज होकर हो गया 4.2 मीटर पर सेकंड। अब ये जो गेंद है अब वो 1.8 मीटर पर सेकंड से गतिमान नहीं है, अब ये जो गेंद है आपका वो 4.2 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, यानी इतने वेग से क्या है वो गति कर रही है।
तो दोस्तों फिर अगर जब आप उस पर बल लगाओगे ना, तो आप जब बल लगा रहे हो तो आपके बल लगाने से पहले उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा 4.2 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं कि ये है अंतिम वेग, लेकिन ये अंतिम वेग जानते हैं किसका होगा? जो अपने पहले जो बल लगाए थे ना उसके लिए ये अंतिम वेग होगा, लेकिन फिर जब आप बल लगा रहे हो ना तो उसके लिए यह प्रारंभिक वेग बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर 2 सेकंड के लिए वस्तु का प्रारंभिक वेग 4.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए आपका ये प्रारंभिक वेग मिल चुका है u। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखेंगे चूंकि गति के प्रथम समीकरण से गति का जो प्रथम समीकरण है वो होता है कितना भाई, तो v बराबर u प्लस at होता है ना बाबू, बताइए। तो देखिए इधर तो जगह है ना, कैसे हम बनाएं, ध्यान से आप लोग देखना, इधर ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका अंतिम वेग नहीं दिया है तो छोड़ दो, लिख देंगे ओनली फॉर हम लोग का तो v। प्रारंभिक वेग कितना है, देखो u बराबर कितना है 4.2 मीटर पर सेकेंड, तो लिख देंगे 4.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ u प्रारंभिक वेग, और उसके बाद प्लस क्या होगा at, तो a कितना है बाबू, तो a निकला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और उसके बाद समय कितना है, देखो t है ना, तो लिखेंगे t, तो t लिख देंगे 2 सेकेंड। तो दोस्तों फिर यहाँ पर आपका जो v होगा, हम अंतिम वेग निकाल रहे हैं, कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 4.2 और फिर प्लस क्या कर सकते हैं v बराबर प्लस at, दो दूनी के 4, तो ये आ जाई 4 और दोनों को ऐड कर दो जी। अब बेग कैसे ही मात्रा खोला का ची मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या बहरी कर दो, छोड़ दो वो का है उससे मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, बस बाहर निकाल देंगे। 4.2 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अतः 2 सेकेंड में चाल में परिवर्तन, 2 सेकेंड में चाल में परिवर्तन, तो चाल में परिवर्तन निकालना है, कैसे निकलेगा बताओ, 2 सेकेंड में चाल में परिवर्तन। तो सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं, देखिए हाई है अंतिम वेग v और हाई है प्रारंभिक वेग u, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करते हैं काम ना, तो लिखेंगे हाई से v माइनस u, तो v आपका आ जाएगा कितना भाई, देखो v है 8.2, तो लिखेंगे 8.2 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है भाई 4.2, तो लिखेंगे 4.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बराबर में 8.2 में से 4.2 जाएगा, बचेगा 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये हो जाएगा आंसर, यही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों बाबू आप लोग क्या करना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना, जैसे जैसे हमने बनाया ना तो आप लोग वीडियो थोड़ा पीछे कर करके आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हमने क्या किया है यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आप लोग को 3 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैंने आप लोग को करके दिया है। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें दोस्तों मैं फिर आपको क्या करता हूँ कि इसी से यानी बल तथा गति के नियम से संबंधित जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो दोस्तों आएगा, जो कि थोड़ा सा टफ होगा, ठीक, टफ नहीं होगा ऐसा मैं आप लोग समझाऊंगा ना, तो बिल्कुल भी आपको टफ ये लगेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने जाना है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।